नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि कभी हिंदुस्तान की सड़कों पर सिर्फ एक कार का राज हुआ करता था। प्राइम मिनिस्टर हो या फिर कोई एक मिडिल क्लास, इन दोनों में ही एक कॉमन चीज हुआ करती थी, वो थी एक कार और उसका नाम था एम्बेसडर। अगर सड़क पर सफेद कार दिख जाए यानी सफेद एम्बेसडर दिख जाए तो मतलब कि कोई व्यापारी है या फिर नेता सवार होगा। वहीं सफेद पर अगर लाल बत्ती दिख जाए तो जाहिर तौर पर कोई बड़ा अधिकारी होगा। अगर ब्लैक एम्बेसडर है तो आर्मी ऑफिसर होगा और अगर काली पीली है तो समझ लो टैक्सी है। साल 1980 से 81 के दौरान एम्बेसडर के पास इंडियन ऑटोमोबाइल मार्केट का 71% मार्केट शेयर था, लेकिन साल 2014 आते आते ये ड्रॉप होकर 0.12% ही रह गया। उसके बाद ये कार इंडियन सड़कों से गायब हो गई। एक टाइम पर इंडियन मार्केट पर राज करने वाली एम्बेसडर का इतना बुरा हाल कैसे हुआ और आखिर ऐसी क्या वजह थी कि 2014 में कंपनी को इसके प्रोडक्शन ही बंद करनी पड़ गई। आज ये पूरी इंटरेस्टिंग कहानी और एम्बेसडर की शुरुआत से लेकर खत्म तक की कहानी बताएंगे आपको इस वीडियो में। आगे बढ़ें उससे पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। 1800 के दौर में दुनिया भर में कार का ट्रेंड तेजी के साथ बढ़ रहा था, जबकि इंडिया में कार एक अजूबा से कम नहीं थी। लेकिन साल 1892 में पंजाब के महाराजा भूपिंदर सिंह ने पहली बार फ्रांस से कार मंगवाई। उसके बाद 1898 में जमशेदजी टाटा ने कार खरीदी, लेकिन तब ये सिर्फ राजा, महाराजा और बड़े व्यापारियों के लिए ही हुआ करती थी। इसके बाद साल 1897 जब ग्रीव्स कंपनी के एक अंग्रेज बॉस फोस्टर ने अपनी दूसरी कार को इंपोर्ट कराया और इसके बाद धीरे धीरे कई और राज परिवार और बड़े घरानों ने यहाँ पर कार लेना शुरू कर दिया। लेकिन उस वक्त कार सिर्फ राजा, महाराजा या फिर बड़े व्यापारियों के दरवाजे पर ही शान से खड़ी हुआ करती थी। बाकी के लोग ट्रांसपोर्ट के लिए ट्रेन, बैल या घोड़ा गाड़ी जैसी ही पुरानी चीजों का इस्तेमाल किया करते थे। साल 1926 में फोर्ड ने अपनी सब्सिडियरी कंपनी फोर्ड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की शुरुआत की। साल 1928 में जनरल मोटर्स ने भी इंडिया में अपने कदम जमाने शुरू कर दिए और अपनी कार, बस और ट्रक को असेंबल करना शुरू कर दिया। कार के जमाने में बहुत से लोग थे जो कार लेना चाहते थे, लेकिन इतनी महंगी थी कि आम आदमी के लिए कार सिर्फ एक सपना ही हुआ करती थी और यहीं से शुरुआत हुई हिंदुस्तान मोटर्स की। 1942 में बीएम बिरला ने एक ऐसी कार असेंबल करने का इरादा किया जो कि आम लोगों तक भी अपनी पहुंच बना सके, लेकिन ये काम बिरला अपने अकेले के दम पर नहीं कर सकते थे। इसीलिए उन्होंने मोरिस मोटर के साथ मिलकर जॉइंट वेंचर में कार की असेंबलिंग करना शुरू किया और इस तरह साल 1942 में हिंदुस्तान मोटर्स की नींव रखी गई। इस वेंचर में कई गाड़ियों को लॉन्च किया गया, लेकिन ये गाड़ियां महंगी थी और बीएम बिरला इससे बिल्कुल खुश नहीं थे, क्योंकि उनका अफोर्डेबल कार बनाने का सपना अभी पूरा नहीं हुआ था। उन्होंने जिन कार को मार्केट में उतारा था, रिसोर्सेस न होने की वजह से उनके बहुत सारे पार्ट्स को बाहर से इंपोर्ट करना पड़ रहा था। इसीलिए इन कार्स का प्राइस भी बहुत ज्यादा था, जो कि आम आदमी की पहुंच से बहुत दूर था। इसीलिए वो जल्द से जल्द एक ऐसी कार को प्रोड्यूस करना चाहते थे जिसकी हर कोई सवारी कर सके। हिंदुस्तान लैंड मास्टर को लॉन्च करने के 3 साल के बाद हिंदुस्तान मोटर्स ने एक ऐसी कार मॉडल को लॉन्च किया जिसने उनके सपने को तो पूरा किया ही, साथ ही ये कार अगले 5 दशक तक इंडियन रोड्स पर राज करती रही। इस कार का नाम था हिंदुस्तान एम्बेसडर। इस कार को पहली बार 1957 में लॉन्च किया गया था। इसके बाद मार्क 1 के नाम से इसे जाना गया। ये कार मॉरिस ऑक्सफोर्ड सीरीज 3 पर आधारित थी और इसे भारतीय बाजार के लिए एक अपडेटेड वर्जन के रूप में पेश किया गया था। इस तरह इंडियन ऑटोमोबाइल मार्केट में हिंदुस्तान मोटर्स का एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस बनने लगा था, लेकिन यहाँ कंपटीशन भी बढ़ रहा था। साल 1945 तक टाटा मोटर्स और महिंद्रा एंड महिंद्रा की नींव रखी जा चुकी थी। अभी तक ये सिर्फ ट्रक या फिर बस जैसी चीजें ही बनाया करते थे, लेकिन साल 1954 में महिंद्रा ने जीप अपनी लॉन्च कर दी। ये जीप एम्बेसडर से काफी अलग थी, जो लोगों को पसंद आ रही थी। देखा जाए तो हिंदुस्तान डेनमास्टर और जीप में काफी फर्क था। जीप एक ऑफ रोडिंग टाइप की कार थी, तो हिंदुस्तान डेनमास्टर एक लग्जरी एहसास कराने वाली बेहतरीन कार। जीप इंडिया में ही असेंबल हो रही थी, क्योंकि हिंदुस्तान मोटर की गाड़ियों के मुकाबले सस्ती थी। इसीलिए अब बीएम बिरला ने अपनी कार को इंडिया में असेंबल करवाने का पुख्ता इरादा किया और उन्हें यहाँ कामयाबी भी हासिल होने लगी। हिंदुस्तान में असेंबल हुई ये कार थी जिसका असली नाम था एम्बेसडर, जिसने लॉन्च होने के अगले 5 सालों तक बाकी कारों को बहुत पीछे छोड़ दिया। इसे सस्ता और मजबूत बनाया गया था ताकि आम लोग भी इसे आसानी से खरीद सकें। इसकी कीमत जब ये लॉन्च हुई तो तकरीबन 15 से 16 हजार रुपए थी। ये कार अफोर्डेबल, टिकाऊ और आसानी से मेंटेन होने वाली कार थी। यही वजह थी कि नेता हो या फिर अफसर हो या फिर व्यापारी हो या फिर एक मिडिल क्लास का आम आदमी, सभी लोग इसे पसंद करते थे। एम्बेसडर के साथ
लोगों के इमोशंस जुड़ने लगे थे। ये भारत की पहली डीजल कार थी और पूरी तरह से भारत में ही तैयार की गई थी। इस कार के साल 1962 में मार्क II, 1975 में मार्क III और 1979 में मार्क IV जैसे मॉडल्स आए और हर नया मॉडल पुराने से काफी बेहतर होता चला गया। इस सब के अलावा इजी मेंटेनेंस और इसके पार्ट का सस्ता होना भी इसकी सेल को बूस्ट करने वाला फैक्टर बन गया। इसी वजह से बाकी कंपनी के लाख एफर्ट्स के बावजूद एम्बेसडर की पॉपुलैरिटी में कोई कमी नहीं आ रही थी। एम्बेसडर इतनी ज्यादा यूज होने लगी थी कि साल 1980 से लेकर 81 के दौरान इसने 71% मार्केट शेयर को कैप्चर कर लिया था और ये इंडियन रोड का किंग कही जाने लगी थी। ऐसा नहीं था कि बाकी जो दूसरी कंपनियां थी उनकी कार्स में कोई कमी नहीं थी, बल्कि उस दौरान 1952 में इंट्रोड्यूस हुआ टैरिफ कमीशन एम्बेसडर की कामयाबी की सबसे बड़ी वजह था। इस कमीशन के चलते कार की कीमत और पार्ट्स महंगे पड़ा करते थे, इसीलिए फोर्ड और जनरल मोटर्स को इंडिया छोड़कर वापस विदेशों में जाना पड़ गया था और लोग हिंदुस्तान मोटर्स के एम्बेसडर को ही एक इकलौता बेस्ट ऑप्शन मानने लगे थे। अब यहाँ सवाल आता है कि 1980 के बाद ऐसा क्या हुआ कि एम्बेसडर की पॉपुलैरिटी कम होने लगी और कंपनी को अपना प्रोडक्शन हमेशा के लिए बंद तक करना पड़ गया। दरअसल 1980 के दौरान इंडियन मार्केट को सेमी ओपन कर दिया गया था। अब यहाँ से खेल बदलना शुरू हो गया था। विदेशी कंपनियां जैसे मारुति, सुजुकी, हुंडई और होंडा इंडियन बाजार में आने लगी। ये कंपनियां ज्यादा हाईटेक थी, स्टाइलिश थी और फ्यूल एफिशिएंट कारें लेकर आई थी। मारुति सुजुकी ने सीधा सरकार से टाइप करके इंडियन बाजार में 14 दिसंबर 1983 को मारुति 800 को लॉन्च कर दिया। इसकी कीमत थी तकरीबन 52,000 रुपए और अब तक एम्बेसडर की कीमत 70,000 रुपए तक पहुंच चुकी थी। इसीलिए ऐसे में लोगों को लगा कि यहाँ पर एम्बेसडर लेना एक बेवकूफ़ी है, जबकि सुजुकी कम पैसों में अच्छे फीचर्स के साथ आ रही है। ऐसे में कम कीमत में ज्यादा का फायदा सुजुकी में दिख रहा था। ये कार लॉन्च होते ही हिट हो गई। नया लुक, नया इंटीरियर, सब कुछ एम्बेसडर से एडवांस था, जबकि हिंदुस्तान मोटर्स एम्बेसडर के पुराने डिजाइन और तकनीक को बदलने में नाकाम रही थी। यही उनकी सबसे बड़ी भूल थी, जिसकी वजह से यहाँ पर इसका ग्राफ खत्म होने लगा या कम होने लगा। साल 1991 में इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन ने भारतीय बाजार को पूरी तरह से दुनिया के लिए खोल कर रख दिया। अब लोगों के पास ऑप्शन थे। एम्बेसडर का पुराना इंजन और डिजाइन अब पीछे छूटता गया। साल 1990 के दशक में हिंदुस्तान मोटर्स ने कुछ नए मॉडल्स लॉन्च किए, लेकिन वो नाकाम रहे। कई कोशिशों के बाद भी सेल्स में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई और आखिरकार साल 2014 में कंपनी ने एम्बेसडर का प्रोडक्शन करना बंद कर दिया और साल 2017 में ये ब्रांड सिर्फ 80 करोड़ में प्यूट को बेच दिया गया। 2022 में ये खबर आई कि हिंदुस्तान मोटर्स और प्यूगेट मिलकर एक नए अवतार में एम्बेसडर को वापस लाने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या एम्बेसडर की वापसी इतनी आसान होगी, और अगर वो वापस आती भी है तो क्या एक बार फिर से अपने किंग होने का खिताब जीत पाएगी, जबकि बाजार में इस वक्त ज्यादा से ज्यादा हाईटेक और ई कार्स अवेलेबल हो चुकी हैं। आपको क्या लगता है, ब्रांड एम्बेसडर की ये कहानी कैसी लगी आपको? वीडियो के कमेंट के जरिए हमें आप बता सकते हैं। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।